हाँ, क्योंकि उधर तो कहते हैं कि भाई आए तो बस बदलने हैं जी, चाहे किडनी वाला चला जाए या घुटने वाला, कहते हैं कि नहीं, रिप्लेस करो। लेकिन आयुर्वेद में वही डॉक्टर साहब जी, कह रहे हैं, हाँ। आयुर्वेद क्या है? जड़ी बूटियों की ताकत है, औषधियां हैं, जी। जड़ से मिटाने वाली क्षमता है जड़ी बूटियों में, ऐसे इसको घुटने के दर्द को। और आपके पास लोग, चूंकि लाभ मिलता है लोगों को, आपके पास आते हैं, तो कैसे करते हैं आप? तो भारत में हमारे 6 हॉस्पिटल और 11 क्लिनिक जो हैं उसके अंदर पंचकर्म होता है। पंचकर्म में क्या होता है, जानू बस्ती, जानू धारा होती है। जानू मतलब नी, घुटना, अच्छा। तो उसके ऊपर होती है। अब यहाँ पे हम जब पेशेंट आता है तो उसमें मेडिकेटेड ऑयल का भी यूज़ करते हैं। एक एक्सरे उसका पहले कराया जाता है कि घुटने के बीच में कितना गैप है, और उसके बाद उसका 30 डेज के बाद दोबारा एक्सरे कराया जाता है कि घुटने के बीच में गैप कम हुआ कि नहीं हुआ, और ये सब एक्सरे के आधार पर होता है। आपको हमें क्या, डायग्नोसिस तो अच्छा है ना उनका एलोपैथी का, तो हमने ले लिया, जो अच्छा है वो सीख लेंगे ना, बट जो अपना है वो थोड़ा भूल जाएंगे। राइट। तो जब हमने देखा तो कि ये करके देखा मरीजों में, तो लगभग एक बहुत बड़े नंबर में जिन्होंने अपनी बॉडी को हमारे हिसाब से डिटॉक्सिफिकेशन करी, इसमें बहुत ज़रूरी है डिटॉक्स करना, बॉडी को डिटॉक्स भी करा, उनके जो घुटने के कार्टिलेज थे वो रिजुविनेट भी करे। अच्छा, कमाल है, ये तो बिल्कुल कमाल है। किया। और ऐसे बहुत से मरीज हैं जिनको घुटने रिप्लेस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने पंचकर्म का सहारा लिया, जबकि उनको सजेस्ट किया जा चुका था। अब चढ़ने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, उतरने में कट कट की आवाज़ आ रही थी। तो बॉडी को डिटॉक्स करके आम को शरीर से निकालने के बाद जब पंचकर्म किया जाता है तो रिजुविनेशन फेज में पेशेंट आता है। रिजुविनेशन के अंदर वहाँ से धीरे धीरे करके दर्द भी कम होता है, सिम्टम्स सबसाइड होते हैं, कार्टिलेज रिपेयर होता है, और उसके साथ साथ घुटने की गद्दी जो है वो दोबारा बनने लगती है। क्या बात है भैया, लाभ मिले ऐसे लोगों को। और डॉक्टर साहब, चूंकि इसमें पद्धति है, इस पद्धति की अपनी एक परंपरा है, एक अपना तरीका है, लेकिन फिर भी पंचकर्म पद्धति खासतौर से घुटने के दर्द के संदर्भ में और बीमारियों में लगभग कितना समय मिलती है? जैसे आपने कहा कि ऑपरेशन भी नहीं कराना पड़ा और लाभ भी मिल गया, दर्द चला गया, ये अवधि होती है कुछ? हाँ, ट्रीटमेंट की अवधि क्या होती है? मतलब जो दर्शक हमारे देख रहे हैं वो अगर समझना चाहिए कि हाँ इतने दिन में भाई हम ठीक हो जाएंगे। लगभग अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो जब मरीज आया उसका एक एक्सरे कराया गया, 30 दिन के बाद एक और एक्सरे कराया गया, वहाँ से उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अब ये खांसी जुकाम बुखार तो है नहीं ना कि 4 दिन आपने लिया, आपका शरीर का एक अंग है जो काम नहीं कर रहा। अगर मुझे लगता है कि उसमें वहाँ पे लाइफस्टाइल में चेंजेस बता के, डिटॉक्स करके बॉडी को, डाइट में चेंजेस बता के, ये सब चीज़ें करने के बाद वात को शमन करके, वात की जो चीज़ें हैं जिससे दर्द एग्जैजरेट हो रहा है वो अवॉइड करके, ये सब करने के बाद, लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद वहाँ से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ही मुझे लगता है एक ब्रेक थ्रू है, क्योंकि उस मरीज की ज़िंदगी बदल गई जो घुटना चेंज कराने जा रहा था, तो जिंदगी वाकई बदल जो गई। किडनी चेंज कराने जा रहा था, बिल्कुल सही बात है। उसका जो है वहाँ पे डायलिसिस की उसको आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें एक बड़ा मिथ जो है, या लोगों में जो बड़ी एक भ्रम है, या उसको शंका हम कह सकते हैं, वो कहते हैं कि आयुर्वेद बड़ा स्लो है, मतलब बड़ा धीमा काम करता है, और बोला कि करेगा भी नहीं करेगा, ये डाउट भी है उनके मन में। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि क्या होता है, देखिए, सबसे पहला आपका कोई भी बीमारी होती है, जबकि हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति है, हम अगर फॉरेन कंट्रीज़ में देखेंगे, मैं आप ही को सुन रहा था, जैसे आपने ही बताया था, उदाहरण दिया था कि चाइना में क्या है कि सबसे पहले भाई वो चाइनीज़ अपनी पैथी का इस्तेमाल करेंगे, फिर वो अल्टरनेटिव मेडिसिन दूसरे को मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अपनी जो चिकित्सा पद्धति है वो अल्टरनेटिव मेडिसिन है, उसको हम अल्टरनेटिव मानते हैं, पहले हम एलोपैथी पर वो इसलिए ना, मैंने जो शुरुआत में कहा था, हाँ, दूसरों को टेस्ट कर लो, सबके अपने अपने काम है, फिर लगे कि नहीं यार अब इससे तो नहीं हो पाया, दिक्कत वहीं पे है, अब इससे नहीं हो पाया तो क्या हम आयुर्वेद कर ले, ये जो विकल्प के तौर पे देखा जाता है ना, मेरे हिसाब से शायद वो गलत है। तो ये क्या स्लो है, ये थोड़ा सा दर्शकों को, और क्या आयुर्वेद मतलब स्लो ही काम करता है या एलोपैथ से फास्ट है? ये माइंडसेट चेंज हुआ है पिछले 15 दिनों में। हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसे फ़ौरन घोषित कर दिया गया और इंडियन लैंग्वेजेस को इंडियन लैंग्वेजेस की कैटेगरी में रखा गया। इसी तरीके से लोगों में भी माइंडसेट जो है वो चेंज हो रहा है जी। मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है समझ रहे हैं कि भाई अमेरिका में आज की डेट में योग एक बहुत बड़ा योग स्टूडियोज बने हुए, यहाँ की देन है वो। बिल्कुल सही बात है। अब कोई भी चीज़ आती है ना तो वो रीब्रांड होके वापस इंडिया में आती है ना, तभी तो हमें जल्दी समझ आता है। तो वो वापस वहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है, तो दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो आयुर्वेद जो कहते हैं कि स्लो है, तो मैं ये उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट सर्जरी चाहिए, सही बात है, तो आप एलोपैथी में कराइए उसको,
कोई इमरजेंसी है, आयुर्वेद में इलाज नहीं होगा, बिल्कुल सही बात। एलोपैथी में कराइए। लेकिन कोई एक बीमारी है जो क्रोनिक है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, थायराइड है, या फिर आपको किडनी की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, पार्किंसंस है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या घुटने बदलने के लिए बोल दिया गया है, या फिर कोई भी ऐसी बीमारी है जो विदाउट सर्जरी मेडिसिन आप ले रहे हो, क्या वो ठीक होती है? वो सिर्फ मेंटेन करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन मेंटेन वहां पे भी नहीं हो रही, जड़ से तो नहीं खत्म होगी ना, बढ़ती जा रही है ना, बढ़ती जा रही है। डायबिटीज का पेशेंट शुरू होता है, डायबिटीज के बाद वो इंसुलिन लेता है, फिर इंसुलिन लेने के बाद वो दोबारा से आगे उसको कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। डायबिटीज कहाँ ठीक होती होती तो कभी इंसुलिन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आगे बढ़ने की प्रॉब्लम उसको और बीमारियां होती ही नहीं। इसी तरीके से आप कोई भी चीज उठा के देख लीजिए, जो भी डोज की दवाइयां शुरू होती हैं और जो डोज पे आगे जाती है वो बढ़ती है, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। राइट। तो आयुर्वेद जो है वो स्लो है। मैं पहले तो ऐसा मानता नहीं, क्योंकि आयुर्वेद जड़ पे काम कर रहा है, समूल नाश करेगा वो। आयुर्वेद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं कर रहा, समूल नाश कर रहा है बीमारी का। बीमारी के अंदर घुस के आप जो बीमारी का कारण है उस पे वार कर रहा है जी। दर्द की गोली नहीं है सिर्फ। तो इन बीमारियों में बहुत अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिलता है अगर आयुर्वेद तरीके से, आयुर्वेदिक पद्धति, औषधि, पंचकर्म, सब चीज़ों का एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ फॉलो किया जाए। मैं नहीं कहता आप 5000 साल पहले चले जाइए, वो पॉसिबल ही नहीं है। राइट। आज के परिवेश में, आज के हिसाब से आप जो चीज़ें मैक्सिमम कर सकते हैं वो तो कर लीजिए। हवा पानी आप नहीं बदल सकते, RVR बदल सकते हैं, वो बदल लीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। जो आप चीज़ें कर सकते हैं वो कर लीजिए। राइट। जो आप सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, दुनिया भर के चीज़ें आजकल जो है वो पब्लिश की जाती हैं कि ये कपड़े ऐसे हैं, वो कपड़े वैसे हैं। उन सभी कपड़ों में माइक्रो प्लास्टिक और प्लास्टिक भरा हुआ होता है, तभी उनमें ये प्रॉपर्टीज होती हैं। आप अपने शरीर में वो माइक्रो प्लास्टिक और प्लास्टिक्स ले रहे हैं, पहन के ले रहे हैं। स्किन हमारा सबसे बड़ा सेंसरी ऑर्गन है। जब आप वो ले रहे हैं तो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होगा। अब एब्जॉर्ब होगा तो नाश तो करेगा ही। इनफर्टिलिटी क्यों इतना तेजी से हमारे भारत में फैल रहा है? क्योंकि हमारा बहुत सारी चीजें बदल दी गई हैं। स्पाइन की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन हो गई है जी। सर्वाइकल भी बहुत है, सर्वाइकल कॉमन हो चुका है। तो जितने भी आप ये जो आर्टिफिशियल क्लोथिंग की तरफ भी जा रहे हैं, चाहे वो गारमेंट्स हो या आपके कोई भी और कपड़े हैं, उसके बजाय आपको कॉटन के कपड़े पहनने का ढूंढना है और उसको ही लेना है। क्योंकि जितने भी ये प्रॉपर्टीज वाले हैं ना, इनमें कूट कूट के प्लास्टिक ही भरा हुआ है। और वो पहन रहे हैं। जूतों में भी तो अब जो देख रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे नाम आ रहे हैं, ब्रांड का नाम मैं नहीं लूंगा, हजारों स्टोर खुल गए, उसमें कलर डला होता है प्लास्टिक के ऊपर, और वो जूते पैरों में पहन रहे हैं हम, और हमें लग रहा है कि हम जो पहले पहनते थे उससे ये बेटर है, क्योंकि वो देखने में अच्छे लग रहे हैं। तो वो तो नुकसान दे रहा है ना हमारे शरीर में। वो माइक्रोप्लास्टिक ट्रांसमिट हो रहे हैं। पहले तो आपको जो आपकी कारण है उसको दूर करना है, फिर कारण को दूर करने के बाद आपको उसका इलाज करना है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने, और मैं कनेक्ट कर पा रहा था। जैसे कहा कि हमारे देश में जब तक वो रीब्रांडिंग होकर चीज़ वापस नहीं आए तब तक हमें विश्वास नहीं होता। पुरानी चीज़ों में आपको भी याद होगा तिवारी जी, जैसे हमारे पुराने जो लोग हैं, हमें याद है कि वो मंजन जब करते थे तब वो टूथपेस्ट और ये सारी चीज़ें, तो झाग वाला तो था नहीं, तो वो कोल को कूट के उसमें नमक डाल के पेस्ट करते थे। तो हमारे पिताजी भी हमसे करवाते थे, हम कहते यार यार क्या। और वो टीवी में हमको दिखाया जाता था ऐसे घस के कि देखिए आपके वो तो दांत खराब कर रहा है कोयला। और बाद में कुछ दिन बाद वही पूछ रहे क्या आपके नमक पेस्ट में नमक है, क्या कोल डला हुआ है। फिर चूंकि वो जान गए कि नहीं भैया अब इनकी समझ बढ़ रही है, तो अब हमें इनकी और नहीं, आप सोचिए कि आप चूंकि प्राचीन परंपरा का आप जिक्र कर रहे हैं, अपने दादा का, पुश्तैनी जो चीजें हैं, तो भाई वो समृद्ध क्यों थे, क्यों उतने बीमार नहीं पड़ते थे। ठीक है, मान लिया मैंने इस दौर में 90 तक भी साथ ही में जा रहे हैं, वो दांत है तो साथ में जाएंगे, क्यों उनके लिए घरेलू नुस्खे काम आते थे।